अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से करना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 94 स्टूडेंट, आपके पास एक वृत्त दे रखा है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा वृत्त जिसका सेंटर दे रखा है, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सेंटर को सी से डिनोट कर दीजिए 1,2। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 और सर्किल पे कहीं पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे है ये पॉइंट P मान लो, चलो हाँ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,6। ठीक है, तो आपको इस सर्किल, देखिए इस सर्किल पे सेंटर दे रखा है और सर्किल पे एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, दो पॉइंट दे रखे हैं, सेंटर के पॉइंट और सर्किल पर स्थित एक पॉइंट। अब इस सर्किल का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो एरिया ऑफ सर्किल होता है ना, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि सर्किल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। याद रखना पड़ेगा ये पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 या पाई रख लीजिए और आर मतलब रेडियस, सर्किल की रेडियस, सर्किल की त्रिज्या। अब सर्किल की त्रिज्या अगर निकल जाएगी भैया, सर्किल की त्रिज्या अगर रेडियस अगर हमें पता चल जाए तो हम सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमें इस सर्किल की क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस सी, सेंटर से सर्किल पर कोई एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे सी से लेकर पी तक कोई एक लाइन ड्रॉ करो, ये सी से लेकर पी तक एक लाइन ड्रॉ करो, ये आपकी रेडियस हो गई। तो सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी। अब सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी भैया, किसी भी लाइन आपको पता होना चाहिए कि जब चलो यहां पे बताते हैं, यहीं पे चलो यहीं पे बताते हैं ना। ए पॉइंट है कोई और बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखे हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे रखे हैं। तो ये बताइए अगर हमें ए और बी के पॉइंट दे रखे हैं तो ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी, तो कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसको, हाँ। ए बी इज इक्वल टू, ए से लेकर बी तक की ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर C से लेकर P तक की डिस्टेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए, C से लेकर P तक की डिस्टेंस, और C से लेकर P तक की डिस्टेंस ही आपका R है। R इज इक्वल टू R, रेडियस मतलब R इज इक्वल टू C से लेकर P तक की डिस्टेंस, और C से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये इसको x1 मान लो 1 को, और 2 को y1 मान लो, 4 को x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 6 में से 2 गए 4 बचे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये आपका 16 और 9 25, रूट 25, हाँ। तो r बराबर रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, तो r 5 आ गया जी। तो r जब 5 आ जाएगा तो आप सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। सर्किल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, 25 पाई आपका आंसर। अगर पाई में ही आंसर है तो आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या पाई में आंसर है, बिल्कुल आंसर पाई में ही है। तो 25 पाई आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, इसलिए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कहीं कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। और सर्किल पे हमने डिटेल लेक्चर भी बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें एक कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है,
एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, इसके शीर्ष दो शीर्ष के, हाँ इसके दो शीर्ष के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बी शीर्ष के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 3, 4 और सी के दे रखे हैं 5, -2, 1 और ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और z1, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 आपको दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 मान लो वो आपको दे रखे हैं, x1 y1 z1 के आपको निकालने हैं, ठीक है। मतलब शीर्ष ए के वर्टाइसेस ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ठीक है। 3D में है, देखिए इसमें 3 है, x1 xyz, हाँ इसमें 3 है, xyz है, तो इसका मतलब ये 3D में है। अगर x, y होता तो 2D में होता, ये 3D में है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके शीर्ष दे रखे हैं और आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट क्या है कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सेंट्रोइड मतलब ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रक बोलते हैं इसको, केंद्रक या सेंट्रोइड, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए इसका सेंट्रोइड मान लीजिए सी है और हम क्या करते हैं, सी के कोऑर्डिनेट को हम x, y, z लेते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी गिवन है, क्या है वो है आपके 4/3, 4/3, 1/3, ठीक है। मतलब x, y, z की वैल्यू, x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 4/3, z की वैल्यू 1/3, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं और b के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, c के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, a के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो किसी भी त्रिभुज का सेंट्रोइड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब त्रिभुज का केंद्रक या सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल या त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक जो होता है स्टूडेंट, वो होता है x, y, z, या इसको इस टाइप से x की जगह पे आपका ए बी सी जो शीर्ष है ना, उनके x1, x2 और x3 का सम करके 3 से डिवाइड कर दो। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है। ये इसका केंद्रक के निर्देशांक। अगर ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं और आपको सेंट्रोइड निकालना है, आपको बोला जाए भाई केंद्रक निकालो, तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? तीनों शीर्ष के पहले जोड़कर 3 जोड़, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट जोड़कर 3 से डिवाइड करो, फिर तीसरे कोऑर्डिनेट जोड़ करके 3 से डिवाइड करो, तो सेंट्रोइड के निर्देशांक आ जाएंगे। मतलब x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, z की वैल्यू ये हो गई। इसका मतलब ये हुआ ना, इससे तो यही हुआ ना। तो चलिए, तो एम्प्लाई देखिए, x इज इक्वल टू है आपके पास ये, y इज इक्वल टू ये, z इक्वल टू ये। तो हमें क्या निकालना है? x1 y1 z1 निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? x1 y1 और z1 निकालना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि हमें ये निकालना है, ठीक है ना। तो अच्छा, x बराबर क्या होगा? ये होगा जी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3। कोई दिक्कत है क्या? x की जगह भैया, x की जगह देखो 4/3 रख दीजिए और बराबर x1 की जगह पे x1 ही रहने दीजिए, क्योंकि वो तो निकालना है। x2 की जगह पे 1 प्लस x3 की जगह पे 5 और /3 कर दो, ठीक है, /3 कर दो। 3 से 3 कट रहा दोनों तरफ से, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये x1 प्लस 5 और 1 6, x1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो यहां से x1 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 उधर जाएगा ना, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो x1 तो आ गया भैया माइनस का 2। ऑप्शन में देखो कहीं पे माइनस का 2, पहला कोऑर्डिनेट माइनस का 2 है, उससे ज्यादा है तो तब आपको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। x1 पहला कोऑर्डिनेट ऑप्शन में -2 के अलावा और जगह भी -2 है, तब तो आपको और आगे सॉल्व करना है, और नहीं है तो सीधे उसी पे टिक करा दो जिसका पहला कोऑर्डिनेट -2 है, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एंड
फिर अब y निकालो, y इक्वल टू ये होगा, है ना, y इक्वल टू ये होगा ना, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा भैया y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, और एम्प्लाइज y की जगह पता है आपको 4/3 होता है, इज इक्वल टू y1 क्या है, y1 ही है, प्लस y2 क्या है, y2 3 है, प्लस y3 क्या है, y3 -2 है, तो ये -2 तो ये -2 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है इसमें, ध्यान रखना भैया, इसमें माइनस प्लस में गलती कर जाते हैं आप लोग, है ना, वो नहीं गलती करनी, हाँ, अपॉन में 3 आएगा भैया, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, और ये y1 प्लस 3 में से 2 गए 1, y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, y1 भी भैया 3 आ गया। अब जिसमें पहले कोऑर्डिनेट x -2 है, दूसरा 3 है, अगर -2, 3 एक ही में है तो ऑप्शन है वही हो जाएगा, तीसरे की करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो इस प्रकार, चलो हम तो सारा ही कर देते हैं भैया, है ना, आपकी जानकारी के लिए। एंड z इज इक्वल टू z1, देखो z ये होगा ना, ये तीसरे पे जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 एम्प्लाइज z की वैल्यू है भैया 1/3, है ना, इज इक्वल टू z1 तो आपको निकालना है, प्लस z2 आपका 4 है, प्लस z3 आपका 1 है, और अपॉन में 3 आएगा, 3 दोनों सेम है तो कट जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे z1 प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, यहाँ से z1 बराबर 1 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये -4 आएगा, तो कहने का मतलब देयरफॉर आंसर जो होगा भैया आपका वो होगा इसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं, x1 y1 z1 बराबर जो होगा, x1 की वैल्यू आई है -2 और y1 की वैल्यू आई है 3 और z1 की -4, तो -2, 3, -4, तो इसका मतलब तीसरा शीर्ष जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिए ऊपर, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब जो तीसरा शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट -2, 3, -4 हो जाएंगे, है ना, ये निकालना था आपको, तो निकल गया। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सब कुछ निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे भैया, है ना। हाँ, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही भैया, थोड़ा चश्मा पहन लिया जाए, है ना, कोई बात नहीं, तो ऐसा है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96 कि प्रथम n विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य क्या है ना, प्रथम n विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य क्या है। देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट x बार इज इक्वल टू समेशन xi अपॉन n, मतलब x बार इज इक्वल टू जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनको लिखिए, और जैसे मान लीजिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालो, प्रथम 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 तो नहीं होगा, 3 होगा, फिर 4 नहीं 5 होगा, फिर 5 6 नहीं 7 होगा, फिर 8 नहीं 9 होगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर 1 2 3 4 5 हो गया ना, कितने नेचुरल नंबर है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, जितने नंबर होंगे उनको जोड़ देना और उतने नंबर से डिवाइड कर देना। अगर 10 नंबर हैं तो 10 से डिवाइड करना है, 10 नंबर को ऐड करो और 10 से डिवाइड कर दो। 7 नंबर है तो 7 नंबर जो भी हैं उनको जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो, ये माध्य होता है। एवरेज हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल में बता चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स के माध्य का लेक्चर अगर आपको देखना है, समझना है बहुत अच्छे से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इनको जोड़ दीजिए, देखो 3 और 1 4 और 5 9 और 9 18 और 18 और 7, 18 7 कितना 25, 25/5 कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, 5 आपका माध्य आ गया आंसर, ठीक है। ये होता है जी माध्य का फॉर्मूला। इसमें क्या कर रखा, इसमें कह रखा है कि प्रथम n विषम धन पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो भैया माध्य बराबर होता है प्रथम n विषम संख्याएं, तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 + 3 + 5 +
7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा? n पदों तक। हाँ, n पदों तक। अगर 5 पदों तक बोलता तो यहीं तक जाता, 6 पदों तक बोलता तो यहीं तक जाता। हाँ, जैसे जितने पद n पदों तक तो डैश n लिखेंगे हम। n तो हमें वेरिएबल है ना, n एग्जैक्ट नहीं है, तो n पदों तक जोड़ते जाओ। और कितने पद हैं टोटल? n पद हैं, तो n से डिवाइड करो भैया, क्या दिक्कत आ रही? तो माध्य आ जाएगा, माध्य बराबर n विषम संख्याओं का सम बटे n, क्योंकि टोटल विषम संख्या कितनी है? n विषम संख्याएं हैं, है ना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। माध्य तो निकालना है, इसका माध्य निकालो। अब देखो, एम्प्लाइज x बार बराबर ये 1/n है, इसको बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो रखो बाहर भैया, ठीक है ना, इसको तो रखो बाहर, 1/n बाहर रख दिया हमने। अब 1 प्लस 3 प्लस n पदों तक इसका सम करना है। अब कैसे करेंगे? समस्या ये है, अगर 5 ही होते तो जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था ऐसे ही जुड़ जाता, 6 होते तो वो जुड़, लेकिन n पदों तक है भैया, तो n पदों तक कैसे होगा? देखिए n पदों तक भैया इसमें जो है समांतर श्रेणी लग रही है। क्या लग रही है? समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, ये एपी है, ये क्या है? एपी है। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/n बाहर ले लिया, अंदर हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस n पदों तक टिल nth टर्म। हाँ, अंग्रेजी वाले ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलो, इसको सॉल्व करो आगे, 1/n। अब इसको सॉल्व करना भैया इसके अंदर का, तो ये जो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 n पदों तक जो है ना, ये एपी है, ये एपी है, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी उसको बोलते हैं जिनमें ये अंतराल बराबर रहता है। देखो, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का अंतराल है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म तो है भैया, a से डिनोट करते हैं 1, ठीक है। अंतराल को d से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है। देखो ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 2 का, इसमें इसको हटाएं तो इसमें इसको हटाएं, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको d से डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस को d2 हो गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस d2 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू n हो गया, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या n है, ठीक है। ओके, तो अब हमें इसको 1 से लेकर n तक जोड़ना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एपी का, n पदों का सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू, एपी के n पदों के सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। ये एपी के n पदों के सम का फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n मतलब नंबर ऑफ टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो n की जगह n रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे, d की जगह 2 रखेंगे, तो सम आ जाएगा। देखो, n की जगह n/2 बड़ा ब्रैकेट 2 इंटू a की जगह 1 प्लस n की जगह n-1 इंटू d की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसका सम, हम इसका सम निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहां से निकाल करके यहां रख देंगे, बस यहां से निकाल के यहां पे रख देंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2n और -1 में -2, ठीक है। -2 से +2 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा क्या? इज इक्वल टू n/2 बाहर है, इंटू अंदर क्या है? 2n है, अंदर 2n है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो n² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n²। तो कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है? n² मिल रहा है जी, लिख दिया यहां पे। अब ये 1/n है इंटू n², तो n नीचे वाले n से एक n कट जाएगा, बचेगा क्या? n बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। खत्म बात, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको एपी जीपी थोड़ा बहुत पढ़ी होगी तो आपको आ रहा होगा, नहीं पढ़ी होगी तो फिर कोई बात नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं उसको पत्थर की लकीर मान करके याद कर लो, समझ लो, तो
आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला होता है तो भाई होता है, बस खत्म बात, होता है, याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यस, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को, तो मेरे पे आप विश्वास कर सकते हैं। अनुभव इतना हो गया है कि आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है, राइट। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट पे, या रुके, कोई दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97 है, लॉग tan 1 डिग्री बेस 10 प्लस लॉग tan 2 डिग्री बेस 10 प्लस ऐसे ही लॉग tan 3 डिग्री होगा, लॉग tan 4 डिग्री होगा, डैश 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 डैश, और लास्ट जो होगा आपका, लास्ट आपको दे रखा है लॉग tan 89 डिग्री बेस 10, ठीक है। ये आपको दे रखा है और इसको पूरा सॉल्व करके अब बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, 0 है या 1 है या 27 है 81 है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा सा ट्रिकी समझ लीजिए, है ना। तो स्टूडेंट आपको लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा पता होनी चाहिए कि लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए इंटू बी। जब लॉग ए और लॉग बी दो अलग अलग हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो उस लॉग को एक साथ करके इन ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब प्लस में अगर लॉग दो लॉग हैं तो उनको मल्टीप्लाई में चेंज किया जा सकता है, और अगर माइनस में है लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसके लिए लॉग ए अपॉन बी होता है। मतलब प्लस को इनटू में चेंज करेंगे और माइनस को डिवाइड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए अभी। हाँ, लॉग ए प्लस लॉग बी को आप लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो लॉग tan 1 डिग्री प्लस लॉग tan 2 डिग्री प्लस लॉग डैश 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 लॉग tan 89 डिग्री को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग, क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 रहेगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, जो प्लस वाले हैं वो इंटू में चेंज हो जाता है ना, log 2 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री इंटू में सारे हो जाएंगे और इंटू लास्ट tan 89 डिग्री। समझ रहे बात को, ये ठीक है, इतना हो गया। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। log बेस 10 है, अंदर देखो। अब स्टूडेंट इसमें जरा ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इससे पहले कौन सा होगा, इससे पहले कौन सा होगा, इससे पहले होगा tan 88 डिग्री, तब 89 है ना। ओके, अब ऐसा करते हैं हम कि tan 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो tan 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, tan 90 माइनस 1 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 89 डिग्री, क्योंकि tan 1 डिग्री को tan 90 माइनस 89 डिग्री लिख सकते, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत है क्या भाई। tan 90 में से 89 घटाएंगे तो 1 डिग्री तो आएगा, 1 ही तो आएगा, 90 माइनस 89 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 डिग्री को हमने 90 माइनस 89 कर दिया, आगे 10 ही रहेगा। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहां पे हो जाएगा cot 89, tan 90 माइनस 89 डिग्री इक्वल टू cot 89 डिग्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिटेल लेक्चर का, वो देख लीजिए। cot 89 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 89 डिग्री, समझ रहे बात को, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan 89 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan 1 डिग्री को आप सॉल्व करते करते आप 1 अपॉन tan 89 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू tan 2 डिग्री को आप 1 अपॉन tan 88 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू ऐसे ही tan 3 डिग्री को आप 1 अपॉन tan 87 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। और इंटू डैश 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 करके आपके पास देखो tan 44 तक जाएगा ये, और tan 45 को एज इट इज रहने देंगे, tan 45 बीच में रहेगा, और इंटू डैश 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 उसके बाद इसको एज इट इज रखो। इससे पहले क्या होगा, tan 87 इंटू tan
88 इंटू 1089 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो 1089 से 1089 कटेगा, ऊपर नीचे है ना, 1088 से 1088 ऊपर का, 1087 1088, ऐसे ही करते करते 1084 और 1046, यहाँ पे 1084 होगा ना, वो यहाँ पे होगा, और 10 वो भी सेम बन जाएंगे, फिर वो भी कट जाएंगे, तो बचेगा केवल बीच में ये। आप पूरा चेक भी कर सकते हैं रफ में सॉल्व करके, तो बचेगा केवल 1045, सारा कट जाएगा, इससे पहले के इससे बाद के सारे बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो कट जाएंगे, तो बचेगा केवल 1045। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो पूरे का मान क्या हो गया, इसको सॉल्व करके 1 आया जी, तो ये हो जाएगा आपका log 1 बेस 10, और log 1 की वैल्यू 0 होती है जी, आपको पता होना चाहिए जी, है ना। log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log 10 की वैल्यू 2 होती है, और log 100 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। सॉरी, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी, log 100 की वैल्यू 2 होती है, जितने जीरो उतनी वैल्यू। log 10 की वैल्यू 1 क्योंकि एक जीरो है, log 100 की वैल्यू 2 क्योंकि 2 जीरो है, log 1000 की वैल्यू 3 3 जीरो है, हाँ? तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं, बताइए भैया, बताइए कमेंट में करके, कमेंट करके बोलिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो रिवर्स कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछिए क्या नहीं आ रहा, हम जरूर बताएंगे।